हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया जा रहा है, तो आज उसका पार्ट 4 डील किया जाएगा। अभी तक बहुत सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील कर दिए गए हैं और आज चौथा पार्ट है। तो मुझे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, यदि m के धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यदि m धनात्मक पूर्णांक है, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यह क्वेश्चन 2021-22 में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग जान रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, धनात्मक विषम। तो विषम और सम ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जो आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे। तो विषम पूर्णांक में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ 1, 3, 5, ये सभी क्या हो गए, विषम पूर्णांक हो गए। तो अब हम यहाँ m के स्थान पर 1 पुट करके देखते हैं, जो कि विषम संख्या है या विषम धनात्मक है। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं एक एक ऑप्शन को, ताकि आपको समझ में आए आसानी से। तो 4m के जगह हम 1 पुट कर देते हैं प्लस 4, क्या आ गया, 4 गुना 1 4 प्लस 4 8 आ गया। तो हमको तो विषम पूछा गया, ये क्या हुआ, सम है। आप जान रहे हैं सम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। फिर हम यहाँ 4 गुना 1 प्लस 2, तो 4 एकम 4 प्लस 2 6 हो गया। उसके बाद 4 गुना 1 प्लस 1, तो 4 गुना 1 4 प्लस 1 5। तो ये क्या हुआ, विषम धनात्मक संख्या निकल कर आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इससे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी तरह अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा गया है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक, यहाँ क्या पूछ लिया गया है, सम पूर्णांक। तो फिर आप जान रहे हैं धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें पूछा गया है सम। सम तो आप जान रहे हैं, जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो क्या हो गया, 2, 4 और ये 6, ये क्या हो गए, सम धनात्मक पूर्णांक हो गए। इस टाइप का क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो अब हम एक एक ऑप्शन में जो हमारा सम पूर्णांक है उसको पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा। तो p का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं, सॉल्यूशन देखिए, p का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं प्लस 1, तो क्या आया, 3 आया। p का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो ये 2 ही रह जाएगा। उसके बाद p का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है। और यहाँ डी नंबर ऑप्शन में p का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं प्लस 1, तो 2 दूना 4 प्लस 1 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको 2 सम पूर्णांक
नज़र आ रहा है, जो दो धनात्मक समपूर्णांक नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक, लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। क्यों होगा, यहाँ देखिए, यदि इस 2 गुना पी की जगह मैं 1 भी रखता हूँ तो भी मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद पी के जगह मैं 2 भी रखता हूँ तो भी क्या आ रहा है, समपूर्णांक आ रहा है। क्लियर, आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ इन सभी में से आप कोई भी मान ले करके डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा, 2p ही आंसर आएगा। आप एक भी यहाँ अगर सब में, जैसे कि मैंने 2 पुट किया है, तो आप यदि एक भी सभी जगह पुट करते हैं तो भी देखिए क्या आता है। मान लेते हैं अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ 2 आ जाता, लेकिन वही हम क्या करना है, हमको समपूर्णांक लेना है। तो एक ऐसा ही ऑप्शन है जो ये 2p है, इसमें p का वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 10 कुछ भी अगर पुट करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, समपूर्णांक ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, समपूर्णांक ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो ऊपर समझाया गया है, मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का वैल्यू a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में 2 टाइम्स पूछा गया है, मतलब 2 बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल ही आसानी तरीक़ा से हम लोग करेंगे। सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और b का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, बराबर b का वैल्यू निकालना है हमें। तो b ये यहाँ गुने में है q, तो q का वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस r का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो 72 8 भी हो जाएगा, b गुना 8 तो 8 b हो जाएगा, अब प्लस 0 तो उसका कोई इधर ले आइए, फिर भी 0, उसको हम छोड़ देते हैं। तो b का मान हमें निकालना है। तो 72 ये इधर 8 गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में चल जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा क्या, 8 एकम 8 8 9 72, तो 9 आंसर इसका हो जाएगा। तो 9 आंसर देख रहे हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 और 15 बराबर 15 गुना 3 जोड़ 0 है तो मौसा क्या होगा। 130 15 का मौसा क्या होगा। इस 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन को देखते ही आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस ये जो है यहाँ मौसा पूछा गया और मौसा किसका, इन दोनों का मौसा निकालिए और आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो मौसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं और जब तक पूरी तरह कट नहीं जाता है, कट कर जो छोटा भाग आता है वही हमारा आंसर होता है। तो 130 को भाग देते हैं किससे, 15 से। तो यहाँ देखिए 15 8 120 होता है, 15 8 120, क्या बच गया
10 बच गया। अब ये जो 10 आया है, इस 10 से 15 को भाग देंगे। 10 से क्या करेंगे? 15 को भाग देंगे। तो 10 एकम 10, बच गया 5। अब यहाँ डायरेक्ट इससे भाग दे सकते हैं 5 से इसको, 10 को। तो 5 दूना 10, तो यहाँ मेरा क्या हुआ? पूरा पूरा कट गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये 5 आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? मौ सौ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 5। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में देखकर आपको छोड़ना नहीं है। इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से जिस तरह मैंने सॉल्व किया है उस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 2 लगातार सम संख्या का मौ 100 क्या होगा? 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है 2025 में पूछ लिया जाए। तो अब यहाँ देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं का मौ 100 क्या होगा? तो 2 लगातार मौ संख्या, इसके सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौ 100। तो सम संख्या कौन सी होती हैं? जो संख्या 2 से विभाजित होती हैं वह संख्या सम संख्या कहलाती हैं। तो सम संख्या मेरे पास क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह चलता जाएगा। तो ये सभी क्या हुई? सम संख्या हुई। तो इसमें अब 2 लगातार सम संख्या का मौ 100 क्या होगा? देखिए, 2 लगातार सम संख्या, ये 2 और 4 को हम ले लेते हैं। तो 2 और 4 का मौ 100 निकालना है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। 2 दूना 4, कट गया। तो इसका मतलब क्या है? मौ 100 क्या आया? 2। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 लगातार सम संख्या का मौ 100 हमेशा 2 ही आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हम क्या ले लेते हैं? 6 और 8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 6 और 8। इसको सॉल्व करते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। तो 6 एकम 6, क्या बचा? 2। फिर ये 6 यहाँ उतर आया, 2 तिया 6। तो देख रहे हैं आपका क्या आंसर आया? फिर 2 ही आया। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसको सीधा रट लीजिए या याद रख लीजिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौ 100 हमेशा क्या होगा? 2 ही होगा। क्या होगा? तो 2 ही होगा। ये आंसर हुआ। ठीक है, आशा है आपको अभी तक जो ये 5 क्वेश्चन कराए गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं भी आया होगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड कर दिया है क्योंकि दोनों का आंसर जो है सेम होगा। तो आपको इसको हमेशा याद ही रख लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? 2 लगातार विषम संख्या और अभाज्य संख्या का मौ 100 क्या होगा? तो विषम संख्या आप जान रहे हैं क्या होता है। यहाँ दोनों को, ये दोनों को मैं यहाँ डील कर रहा हूँ। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या आप जान रहे हैं क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह यह विषम संख्या चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 हो गया। और अभाज्य संख्या, तो आप जान रहे हैं अभाज्य संख्या जो विभाजित ना हो, 2, 3, 5, 7, 9, जो स्वयं से या एक से ही विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं, या किसी से विभाजित ना हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ, यदि 1 और 3 का मौ 100 निकाले, किसका? यदि 1 और 3 का जो विषम संख्या 1 और 3 का मौ 100 यदि हम निकाले, तो मौ 100 निकालने के लिए हम जान रहे हैं
छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो इसमें जैसे 3 को 1 से यदि भाग दें तो 3 बार में लग जाएगा और कट जाएगा और 900 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह एक और ले सकते हैं, जैसे 5 और 7 ले लेते हैं। तो 7 को यदि हम 5 से भाग दे तो 5 एकम 5 बचा 2। फिर क्या करेंगे, 5 को भाग देंगे 2 से, 2 दूना 4 बचा 1। फिर क्या करेंगे, 1 से 2 को देंगे, 1 एकम 2 कट गया। क्या आया, आप देखें कि 1 ही आया। तो विषम संख्या के लिए हमेशा आप याद रखिएगा, 2 लगातार विषम संख्या का मौसो क्या होगा, 1 ही होगा। अब अभाज्य संख्या भी देख लीजिए। तो अभाज्य संख्या का मौसो देखिए, यहाँ अभाज्य संख्या का मौसो, अभाज्य संख्या क्या है, 2 और 3। तो 3 को 2 से भाग दिए तो 2 एकम 2 बचा 1। फिर 1 को किससे देंगे, 2 से, 2 बार में लग गया और ये कट गया। क्या आया, 1 ही आया। इसी तरह अभाज्य संख्या कहीं भी हम लगातार 2 ले करके अगर सॉल्व करते हैं, उसका मौसा हमेशा 1 आएगा। तो एक साथ ये 2 क्वेश्चन को मैंने डील किया है। यहाँ मेरा समझाने का यही पर्पस था। यदि 2 लगातार विषम संख्या और 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा यदि पूछा जाए तो आप निधड़क, ऑप्शन अगर दिया रहे तो आप निधड़क सीधा 1 पर चिन्हित करके उसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ 3 चीज़ आपको याद रखना है। यदि पूछ लिया जाए 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा, तो आपका आंसर सीधा हो जाना चाहिए, क्या, 2 होगा। यदि पूछ लिया जाए 2 लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा, तो 1 होगा। 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो 1 होगा। तो इन तीनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे क्वेश्चन सामने में इस टाइप का आएगा, आप सीधा डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या और विषम संख्या है तो मौसा क्या होगा। देखिए, यहाँ घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी सेम इस क्वेश्चन को ऊपर में डील कराया है, सेम वही चीज़ है। यहाँ कुछ नहीं है। 2 यहाँ पूछा गया था, 2 लगातार विषम संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा क्या हुआ है, क्या होगा, दिया नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ हमको दिया है P और Q 2 क्या है, अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है। तो आप देख रहे हैं विषम संख्या में 3 और 5 है, अभाज्य संख्या में भी 3 और 5 है। तो मान लेते हैं ये क्या है, P का वैल्यू क्या है, 3 है और Q का वैल्यू क्या है, 5 है। तो आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि 2 लगातार अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या हो, उसका मौसा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूँ 1। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 0.9। 0.9 को P/Q या परिमेय रूप में लिखें। P/Q या परिमेय रूप में लिखें। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। पॉइंट के बाद जितना अंक दिया हो उतना 0 लिखना है और 1 लगा देना है। जैसे 0.9 है तो 9 बटे कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0 लगाए और 1 लिख दिए। क्या हो गया, 9/10 इसका आंसर हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, परिमेय रूप भी लिख सकते हैं। ये हो गया क्या, परिमेय रूप। ये क्या हो गया, परिमेय रूप हो गया। और परिमेय संख्या का हम बताए थे कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए और Q ≠ 0 हो। तो ये फुलफिल कर रहा है उस कंडीशन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है 0.7 पर बार या ऐसे रैंकिंग जो है
बोल सकते हैं, को हल करें। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में 0.9 था, तो हम 9 बटे सीधा क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। पॉइंट के बाद जितना अंक, क्या मैंने बताया, पॉइंट के बाद जितना अंक हो उतना 0 डाल के 1 लिख देना है, तो वो आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ये इसको भी एकदम हम देखते ही हल करेंगे, चुटकियों में इसको हल कर देंगे। और आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे नहीं जाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे और उसका नंबर प्राप्त करेंगे। तो 0.7 पर बार है, तो बार, अब यहाँ देखिए बार है 0.7 पे बार, तो कुछ नहीं करना है, 7 को उस तरह ही लिख देना है। और पॉइंट के बाद जितने अंक पर बार होगा उतना हमको 9 लिख देना है। तो पॉइंट के बाद एक अंक दिया है और उस अंक पे क्या है, बार है, तो हमको क्या 1 9 लिख देना है और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के चले जाते थे। तो अब 0.7 पे बार जो है, इसका आंसर हुआ 7/9। तो क्या ये मेरा आंसर जो निकला है सही है? तो आपको मैं दिखा दूं यहाँ सॉल्व करके। 7 को यदि हम भाग दें 9 से तो लगेगा यहाँ नहीं, तो हमको क्या लेना होगा, एक 0 यहाँ बैठाने के लिए, तो यहाँ 0 डाल दिए, 0 पॉइंट। अब कितना बार में लगेगा, 9 7 63, 7 उतरा। अब पॉइंट के बाद एक 0 उतरते जाता है, तो ये फिर से 7 से लगेगा। आप देख रहे हैं इसी तरह लगते चला जाएगा। तो यही जो 7 7 7 रिपीटेशन जो अपने आप को बार बार कर रहा है, इसी को हम क्या लिख देते हैं 0.7 पे बार। बार मतलब या रैकरिंग मतलब क्या होता है कि ये जो है रिपीट करता ही जाएगा, ये क्या है, रिपीट करता ही जाएगा। तो मुझे आशा है ये बार वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को और यहाँ देख लेते हैं। जैसे आपको दे दे 0.99 पर रैकरिंग, तो अब इसको आप किस तरह लिखेंगे, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, मैंने बताया है अभी, जितना पे रैकरिंग, ठीक है, जितना पे रैकरिंग उतना क्या लगा देना है, 0 लगा देना है और 9 लगा देना है। तो 99/99 हो जाएगा। इसका आंसर हम काट के 1 भी लिख सकते हैं। या अब देखिए अगर 0.321 पर रैकरिंग अगर दे दें तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 321 वैसे का वैसे लिखाएगा। कितना, 3 अंक पे रैकरिंग, तो 3 9 नीचे उतर जाएगा। कितना 9, 3 9 नीचे उतर जाएगा। ये हो गया आपका क्या, आंसर। ठीक है, तो मुझे आशा है ये बार वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी बार वाले क्वेश्चन को हल, ये प्लस में हल करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते ही स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए। कुछ नहीं करना है, हम जान रहे हैं क्या 0.6 पे रैकरिंग है, तो 6 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है क्यों होगा। प्लस 0.7 पे रैकरिंग है बार, तो क्या हो गया, 7/9 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम मेथड से, तो इसका 9 हो जाएगा और ये जस का तस 6 + 7 हो जाएगा, तो 7 6 13, 13/9। ये क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अब क्या दे दिया है, गुना में दे दिया है, तो कुछ नहीं करना है, इसको भी बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व करेंगे। 6/9 गुना तो है गुना, और 8/9, तो यहाँ गुना के फॉर्म में है, तो 8 6 48 बटे में क्या, 9 9 में 81 हो जाएगा। तो 48/81
ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बस रैकरिंग या बार को समझने का ज़रूरत था, एक बार समझ में आ गया तो किस तरह से क्वेश्चन हलवा हो गया है। अब यहाँ कुछ ये बार वाला जो ये जो क्वेश्चन है, इस यहाँ हम एक दूसरे टाइप का यूज़ करेंगे। ये दूसरा टाइप है बार का, यहाँ अलग से मेथड लगेगा, उसको ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसा है वैसा 0.3 पर रैकरिंग 2। तो यहाँ 32 है तो हम 32 पहले लिख देंगे। अब जिस पर रैकरिंग नहीं है, जिस पे बार नहीं है, उस अंक को हम इस संख्या से घटा देंगे। तो रैकरिंग 3 पर नहीं है तो -3 करेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए मैंने बताया था जिस पर रैकरिंग हो, जितने अंक पर रैकरिंग हो उतना 9 लिखना है। तो रैकरिंग 1 अंक पर है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने अंक पर रैकरिंग नहीं है उसके लिए हम 0 लिखेंगे। तो 0 लिख दिए। कि क्यों 0 लिखे, तो यहाँ 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1 अंक पे रैकरिंग नहीं है, 1 अंक पे रैकरिंग है, इसलिए क्या लिख दिए, रैकरिंग जिस पर है उसके लिए 9 लिखे और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लिख दिए। अब इसको हम घटा देंगे। तो 32 में से 3 गया तो 29 बटे क्या हो गया, 90। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आंसर। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 0.3 पर 0.3 और 2.1 पर रैकरिंग है। तो इसको हम हल करेंगे। चलिए देखिए कैसे हल करना है। तो सॉल्यूशन, तो मैंने बताया हुआ है कि इसको जस का तस हम वैसे लिख देंगे, 321 उसी तरह लिख दिए सेम। अब जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है, तो 3 माइनस कर देंगे। और नीचे में जो है जितने अंक पर रैकरिंग या बार है उतने बार 9 लिखना है। तो 2 बार 9 लिख देंगे। और 1 अंक पर रैकरिंग नहीं है तो उसके लिए हम 0 लिख देंगे। तो 0 आ गया। अब जो है 321 में से 3 जाएगा तो बचा 318 बटे में क्या हो जाएगा, 990। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 23.43 पर रैकरिंग को हल करें। इस टाइप का क्वेश्चन 2018 और 22 में पूछा गया है, तो 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। जो संख्या दिया हुआ है हमको सेम एज टू एज उसी तरह लिख देना है। उसके बाद जिस पे रैकरिंग नहीं दिया हुआ है, जिस पे रैकरिंग नहीं दिया है उसको घटा देंगे। बटे में जितने दशमलव के बाद जितने अंक पर रैकरिंग या बार दिया हुआ है उतना बार हम 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2343 में से 23 जाएगा तो 2320 बटे में क्या हो जाएगा, 99। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। 2022 में ये 2 टाइम्स पूछा गया है। 2022 में ये 2 टाइम्स पूछा गया है। तो मैं यहाँ दशमलव प्रसार जो है शांत और अशांत दोनों का जिक्र यहीं कर दूंगा एक ही क्वेश्चन में, ताकि आपको यहीं समझ में आ जाए और वीडियो हम लोग का ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ भिन्न में दिया हुआ है और भिन्न में हमको ये पता करना है कि ये जो है क्वेश्चन 3 का जो 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, क्या है, शांत है।
तो इसके लिए हम जान रहे हैं भिन्न में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, अंश बटे हर, अंश बटे हर। और दशमलव प्रसार यदि शांत होगा तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा या तो वो 2 होगा या 5 होगा, या जो है इन दोनों का गुणनफल हो सकता है, या इन दोनों का गुणनफल हो सकता है। इस बात को आप अच्छे तरह से दिमाग में डाल लीजिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि हम 81 को गुणनखंड में बदलते हैं तो 9 9 81 होता है और 3 तिया 9 होता है, 3 एकम 3 होता है। तो यहाँ हमको नज़र आ रहा है सिर्फ हमको 3 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अशांत है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत है। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या है, अशांत है। हमको शांत ऑप्शन ढूंढना है, और शांत के लिए मैंने बताया है कि अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो उसमें 2 या 5 आएगा, या इसका क्या होगा, गुणनफल आएगा। तो अब 41 का देख लेते हैं। 41 का क्या होता है, तो 41 जो है किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो ये सीधा सा बात है। 2 और 5 में इसका अभाज्य गुणन नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। अब हम इसका ऑप्शन नंबर सी का हर जो है 45, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 से 15 बार में लग गया, फिर 3 से 5 बार में लग गया। यहाँ देख रहे हैं 5 तो आ रहा है लेकिन 3 भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी अशांत है। हम हमेशा अभाज्य गुणनखंड या तो 2 और 3 के फॉर्म में आना चाहिए और दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब हम 80 का ऑप्शन नंबर डी का हर का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 2 बार में 40 आया, फिर 2 बार में 20 आया, फिर 2 बार में 10 आया, फिर 2 बार में क्या आया, 5 आया, और 5 एकम 5। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 और 5 के फॉर्म में ही आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये शांत है। ये क्या है, दशमलव शांत है। ये हमारा दशमलव क्या है, शांत है। ये हमारा क्या है, शांत है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। अब ये शांत है या नहीं है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि हम दूसरा जो इसका विधि है, इसको हम भाग दे करके देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, भाग दे करके देख सकते हैं। 19 को यदि हम 80 से भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 हुआ तो 190। तो 190 क्या हो जाएगा, 3 बार में लगेगा 160 आया, और 2 बार में लगा 160 आया, 0 और 30 आया, फिर 0 लग जाएगा। तो ये अब कितने बार में लग जाएगा, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 तिया 3 बार में लगा, 8 तिया 24, क्या आया 0, 60 आ गया। 60 को अब फिर से हम कटाते हैं तो क्या आएगा, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छीके 48, 8 छीके 48, 8 9 72 हो जाता है, 8 छीके 48, तो 480 आया। 0 10 में से 8 गया 2, 120, और ये आया 1 मिनट, 8 7 56 होता है, 1 मिनट यहाँ 7 से लगेगा, 8 7 56, तो 560 आया। 0 10 में से यहाँ 4 0, तो ये 8 पंचे 40। तो यह आप देख रहे हैं यहाँ क्लियर रूप से कट गया है। तो क्लियर रूप से जब कट जाता है तो यह क्या होता है, शांत होता है, और जब क्लियर रूप से नहीं कटता है तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो अशांत के लिए, जैसे हम अशांत के लिए भी एक दिखा देते हैं, यह ज़्यादा नहीं, अगर हम 3 को 9 से भागा दे देंगे तो उसमें क्या होगा कि आप देख लीजिएगा, ये जो है शांत नहीं होगा, ये पूरी नहीं कटेगा।
तो सीधा सा बात एक दिमाग में रखना है कि शांत प्रवृत्ति तभी होगा दशमलव का जब दशमलव के बाद ये पूरा पूरी कट जाए तो ये शांत है, और पूरा पूरी नहीं कटे, रैकरिंग में आए या बार में आए, मतलब बार बार रिपीट करे, तो वो अशांत प्रवृत्ति का है। तो मुझे आशा है ये दशमलव प्रसार का शांत और अशांत आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर करें, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को विद्यार्थी देखते ही छोड़ देते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ p बटे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिखने के लिए हम देख सकते हैं 0.67, इसको हम क्या लिख सकते हैं 67 बटे 100, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 0 और 1 लग जाएगा, तो 67 बटे 100 हो जाएगा। और इस फॉर्म में लाने के लिए, मान के चलिए इस फॉर्म में लाने के लिए हम 100 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 बार में 50, 2 बार में 25, उसके बाद 5 बार में 5, 25, 5 एकम 5। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं 67 बटे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है इस टाइप के क्वेश्चन को आप हलवे की तरह आराम से सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आगे 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या आप जान रहे हैं, जिसका वर्गमूल ना हो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 ए जो है इसी का वर्गमूल नहीं हो रहा है। बाकी देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो बाकी ये सभी क्या है, परिमेय है। ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय हो गया। अंश समझ में आया होगा। परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय के बारे में और अपरिमेय के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इनमें से कौन परिमेय संख्या होगा? परिमेय संख्या सीधा सा बात है जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं कौन सा आता है। यहाँ देखिए 49 का वर्गमूल 7 हो गया, और 64 का वर्गमूल 8 हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा, और उसके बाद इन दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। अब यहाँ पूछा जा रहा है 8 पाए बटे 9 पाए, एक संख्या है, कौन सी संख्या है? अब सीधा नज़र आ रहा है पाए पाए कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका आंसर, 8 बटे 9, यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही आसान तरीका से बनेगा। हम जो है सिर्फ जो रूट वर्गमूल में है उसको देखेंगे। 6 + 3 इसको अब इस 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सीधा सा बात है, गुना में 2 आ गया, 6 जोड़ 6 12 हो गया, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये परिमेय संख्या, ये भी हो गया। कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए सेम यहाँ पे इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। सीधा देखने के साथ ही दिमाग में हिट होना चाहिए कि 5 का वर्गमूल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो कौन सी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ देख लेना है इसका वर्गमूल, जिसका वर्गमूल हो जाए सिंपल फॉर्म में आ जाए तो वो परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल ना हो सिंपल फॉर्म में नहीं आ पाए वो अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10, 2√5 बटे √5 कौन सी संख्या होगी? तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात है नहीं, ये √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2,
और नीचे कुछ नहीं तो एक कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि P/Q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। अब मुझे आशा है कि रियल नंबर वास्तविक संख्या के सारे ऑब्जेक्टिव, जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी टाइप को ये 4 पार्ट में कवर कर दिया गया है। और यदि आप इन चारों पार्ट को देख लेते हैं तो वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं होने वाला है। चाहे आप किसी भी प्रकाशन का बुक ले लें और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं, आपको बिल्कुल ही तकलीफ़ नहीं होने वाला है। बिल्कुल ही मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको हलवे की तरह ना लगे, एकदम बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और यदि उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, गार्जियन स्वरूप देख रहे हैं, तो वो जो बच्चे 10 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।